गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगेन मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया, मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम आपको पता ही है कि हम बायोटेक्नोलॉजी और इसके प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में जो है हमने इंडो न्यूक्लियस एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है उसके बारे में जो है वो कंप्लीट स्टडी हमने जो है कर ली है। और वर्नर अर्बर नाम के जो साइंटिस्ट थे उनका क्या एक्सपेरिमेंट रहा, किस तरह से रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज जो एंजाइम है उनका क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, ये भी हमने देखा। और किस तरह वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। साथ ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर जो है वो स्टिकी एंड और जो है ब्लंट एंड को क्रिएट करता है, जो फॉरेन डीएनए को आसानी से क्या कर सकते हैं हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और अगेन मैं आपका वेलकम करता हूं, क्योंकि आज जो है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा जो अदर हमारे टूल्स हैं उनको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबका स्वागत है अगेन। और मुझे आशा है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, कल के लेक्चर में हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इंडो न्यूक्लियस है, इन्हीं को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। जो क्या करते हैं, जो डीएनए को कट करते हैं। डीएनए को कट करते हैं मतलब इसका मतलब यह है कि वहां पर प्रेजेंट जो डीएनए सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड है, उनके जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं उसको क्या कर देता है, कट कर देता है। और ये कट करने का काम कहां से करता है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट करता है, जिस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको रीड करें, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करो तो भी सेम होगा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको रीड करें तो भी इसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका एग्जाम्पल हमने GAA TTC के एग्जाम्पल से समझा था। इधर से आप आए 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में, तो भी मीनिंग सेम था। फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो दोनों के अंदर क्या था, सेम मीनिंग था, GAA TTC। ये आप समझ रहे होंगे। ग्वानिन के साथ में साइटोसिन है, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन है, एडेनिन के साथ थायमिन है, एडेनिन के साथ थायमिन है, थायमिन के साथ एडेनिन है, थायमिन के साथ एडेनिन है। इस टाइप से इस तरह से बेस पेयरिंग होती चली गई। तो इसी को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये आपको समझ में आ गया था। इसी डायग्राम को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश की थी कि दो तरह से क्रिएट कर सकता है, या तो वो स्टिकी एंड क्रिएट कर सकता है, या तो वो ब्लंट एंड क्रिएट कर सकता है। स्टिकी एंड क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड से कट करवाना पड़ेगा। कहां से कट करवाना पड़ेगा, एंड से कट करवाना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, स्टिकी एंड मिलेगा। और यदि आपको ब्लंट एंड चाहिए तो आपको मिडिल से कट करवाना पड़ेगा। और मिडिल से कट करवाने के एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है स्टिकी एंड। ये क्या है, स्टिकी एंड क्रिएट करेगा, स्टिकी एंड बनेगा, और यहां से ब्लंट एंड बनेगा। तो ये आपको बात समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गई होगी। चलिए, अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कल हमने एक लिस्ट देखी थी, उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे जिनको अलग अलग बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो स्टिकी एंड कट करते हैं, और कुछ एंजाइम जो है वो ब्लंट एंड कट करते हैं। अब ये एंजाइम का नाम कैसे दिया गया है इसको थोड़ा समझते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो मैंने सबसे पहले आपको किसके बारे में बताया था, इको R1 के बारे में बताया था। तो इको R1 ये नाम कैसे रखा गया है, तो यहां पर आप देखेंगे ई का मतलब होता है इस्चेरिशिया, और सीओ का मतलब होता है कोलाई। ये ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, इस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है। और आर जो है उसकी, जो हम बोल सकते हैं उसका R1, आर आर जो है उसकी स्ट्रेन का नाम है। और आई यहाँ पर उसका डिस्कवर किस ऑर्डर में किया गया था उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये इको R1 ई कोलाई बैक्टीरिया से किस डिस्कवरी के ऑर्डर में किस स्ट्रेन से डिस्कवर किया गया था उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे वैसे हिंट थर्ड के बारे में देखें तो हिंट थर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को रिप्रेजेंट करता है। एच फॉर हीमोफिलस, आई एन का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। और डी जो है उसकी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड जो है उसका ऑर्डर है, जो डिस्कवरी का जो सीक्वेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं कि इन तीनों का मतलब अलग अलग जो दिए गए हैं वो
क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहां पर सबसे पहले बात करें ई कोलाई में ई की। आप देख रहे हैं यहां पर ई कोलाई में यदि आप ई की बात करें तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं। ई का मतलब क्या होगा, यहां पर जीनस होगा। ई का मतलब क्या होगा, जीनस होगा। यहां पर को की बात करें तो ये उसकी स्पीसीज का नाम हो गया, स्पीसीज का नाम हो गया, ये स्पीसीज का नाम हो गया। आर उसकी स्ट्रेन का नाम है, स्ट्रेन का नाम है RY13, ये उसकी स्ट्रेन का नाम है। आर उसका डिस्कवरी डिस्कवरी सीक्वेंस है, ये क्या है उसका डिस्कवरी सीक्वेंस है। तो इस टाइप से उनका नोमेनक्लेचर जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का किया जाता है। वैसे वैसे यहां पर देखेंगे एच का मतलब क्या होगा, हीमोफिलस होगा। यहां पर क्या होगा, हीमोफिलस, सॉरी हीमोफिलस क्या होगा यहाँ पर, सॉरी हीमोफिलस यहाँ पर क्या होगा, हीमोफिलस यहाँ की जीनस का नाम है, जीनस का नाम है। आई एन इन्फ्लुएंजा क्या नाम बता रहा है, आई इन्फ्लुएंजा होगा, ये उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी उसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड उसकी डिस्कवरी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात आप समझ में आ गई होगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर उसके जीनस, उसकी स्पीसीज, उसके स्ट्रेन और ऑर्डर ऑफ जो सीक्वेंस है उसके बेस पर किया जाता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई के अंदर डिस्कवर किया गया और फर्स्ट जो हिन थर्ड नाम का जो एंजाइम डिस्कवर किया गया था उसके बारे में हमने समझा। चलिए फर्स्ट लेटर यहां पर समझ रहे होंगे, जो फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर जो ई है, ये फर्स्ट लेटर ई जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके जीनस को इंडिकेट कर रहा है। किसके जीनस को, बैक्टीरिया के जीनस को क्या कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड एंड थर्ड लेटर इंडिकेट स्पीसीज, यहां कोलाई CO, कोलाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ लेटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इकोलाई की जो स्ट्रेन है वो RY13 है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो रिटर्न इन द कैपिटल, तो R1 ई जीनस, कोलाई स्पीसीज, RY13 उसकी स्ट्रेन का नाम है। और लास्ट में जो रोमन लिमिटर में लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन या डिस्कवरी, जो फर्स्ट लिखा गया इको R1। तो आप बात समझ गए होंगे कि यहां पर इको R1 में इस्चेरिया कोलाई जो उसका जीनस है, इस्चेरिया उसका जीनस है, कोलाई उसका स्पीसीज का नाम है, और आर जो है उसकी स्ट्रेन का नाम है। और जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, उसका जो नंबर है। इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे हिंड का, H हीमोफिलस को रिप्रेजेंट करता है जो उसका जीनस है। इन आयन का मतलब इन्फ्लुएंजी जो उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। डी उसका RD स्ट्रेन है। और सेकंड या थर्ड जो लिखा है, कहीं पर थर्ड भी लिखा है कहीं पर सेकंड, ये अलग अलग स्पीसीज के आइसोलेट किए गए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो उसके आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिंड सेकंड भी हो सकता है, हिंड थर्ड भी हो सकता है, जो उसके ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन या डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है वो आपको समझ में आया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पॉइंट जो है पिछले जो लेक्चर में है उनको भी डिस्कस किया था, और आज जो है उनको भी कवर करने वाले हैं। अब वो पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जो नीट के पॉइंट से हमको याद रखना है। चलिए पहली बात करते हैं, ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर रिकॉग्नाइज्ड एट स्पेसिफिक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये हमको याद रखना है, जिसको हमने क्या कहा था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा था। इसका मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं से कट करते हैं, उसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा था। तो ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस। और मैंने कल टेबल में ये भी बताया था कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपनी अलग सीक्वेंस होती है, हर एंजाइम का अपना कट करने का तरीका अलग अलग होता है, कोई स्टिकी कट करता है, कोई ब्लंट एंड कट करता है। चलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट DNA इन 2 वेज, तो मैंने आपको बताया था कोई स्टिकी एंड कट करेगा, स्टिकी एंड बनाएगा, कोई जो है वो ब्लंट एंड बनाएगा, क्या करेगा, ब्लंट एंड बनाएगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई।
कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कट करने का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। स्टिकी एंड हेल्प इन द जॉइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि स्टिकी एंड जो होता है, स्टिकी एंड जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है आर डीएनए टेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जब उसने कट किया स्टिकी एंड तो वहां पर क्या होता था, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग होता था, इजिली पेयर विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो मैंने आपको बताया था कि स्टिकी एंड जो है वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकता है, ओवरहैंग हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी डीएनए को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसी को बोलते हैं स्टिकी एंड। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। क्लियर हुआ? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये पिछला लेक्चर जो मेरा स्टिकी एंड और ब्लंट एंड के और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्या कट करने का पैटर्न होता है उस पर था, तो ये आपको देखना चाहिए। चलिए, आप बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम की जो बायोटेक्नोलॉजी में मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। देखिए, अभी हमने एक ऐसे एंजाइम के बारे में पढ़ा है जो डीएनए को कट करता है। अब जो है उस अगले एंजाइम की बात आ रही है जिसको हमने मॉलिक्यूलर ग्लू कहा है। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहा था, क्योंकि सीजर या नाइफ कहा था, उसका काम होता है डीएनए को कट करने का। जब आपने वेक्टर के डीएनए को, फॉरेन डीएनए को या एलियन डीएनए को कट कर दिया है तो इनको अब जोड़ना भी तो पड़ेगा। और जोड़ने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मॉलिक्यूलर रिक्वायरमेंट, मॉलिक्यूलर ग्लू की रिक्वायरमेंट होगी, जो वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड के साथ या वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए को आसानी से क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। तो आप देखिए, ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ये हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था। और रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। चलिए, तो ये आपको मॉलिक्यूलर जो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहां वाला पार्ट है बेटा, कि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं एक बार अगेन क्लियर कर रहा हूं कि जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके एक तरफ क्या होता है, 3 डेज एंड होता है। आपने शुगर की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी कि शुगर में आपने देखा होगा कि शुगर की स्ट्रक्चर में आपको 3 डेज एंड है। ये 3 डेज का जो कार्बन है, 3 डेज एज पर क्या होता है, OH होता है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड को आप देखोगे, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को देखोगे तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी शुगर होगी। शुगर में 5th नंबर के कार्बन पर फास्फोरिक एसिड होगा, वहां पर भी डबल बॉन्ड O होगा और एक तरफ OH होगा। तो ये फास्फोरिक एसिड, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, एक शुगर का 3 डेज OH का कार्बन का OH और एक का फास्फोरिक एसिड का OH आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इस तरह से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरफ हम प्लाज्मिड लेंगे, प्लाज्मिड का डीएनए लेंगे, और दूसरी तरफ हम एलियन डीएनए लेंगे। इन दोनों में आप देखोगे तो दूसरी तरफ एक तरफ 3 डेज का OH रहेगा, ये 3 डेज वाला OH रहेगा, और दूसरी तरफ डीएनए का स्ट्रैंड जिसका 5 डेज पर फास्फोरिक एसिड का जो OH है वो अटैच होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो एक तरफ प्लाज्मिड के डीएनए का 3 डेज का OH और दूसरी तरफ फॉरेन डीएनए के 5 डेज के फास्फोरिक एसिड का यहाँ पर OH होगा। तो ये आपस में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा मतलब यहाँ पर कोई एंजाइम होगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, और जिसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू का काम होता है पेपर को चिपकाना, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर ग्लू में डीएनए लाइगेज का काम होता है दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना। तो इस तरह से ये एटीपी का यूज करके डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट करेगा, यहां पर 5 डेज आएगा, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से दो फास्फोडाइस्टर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बन गया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, और इस तरह से दो डीएनए आपस में क्या हो चुके हैं, चिपक चुके हैं। तो कुल मिला के जो डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम है, मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की फील्ड में मॉलिक्यूलर ग्लू के फॉर्म में यूज किया जाता है। इस एंजाइम को हम डीएनए रेप्लिकेशन में और अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो डीएनए लाइगेज इन एंजाइम दैट यूज इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जिसका यूज किया जाता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टू जॉइन, टू जॉइन दी फॉरेन डीएनए, या बोल सकते हैं एलियन डीएनए, एलियन डीएनए। आप फॉरेन डीएनए बोलो या एलियन डीएनए बोलो,
दोनों का मतलब सेम ही है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में ज्वाइन करता है फॉरेन डीएनए को, किसके साथ, वेक्टर के साथ, या बोल सकते हो प्लाज्मिड के साथ। तो यहां तक का जो कंसेप्ट है, प्लास्टिड नहीं बेटा, प्लाज्मिड। इसको क्या लिखेंगे हम, प्लाज्मिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड या वेक्टर जो है उसके साथ फॉरेन डीएनए को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, एलियन डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ क्या करना, जोड़ देना, चिपका देना, ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, इनका काम होता है, ग्लू का काम होता है। तो डीएनए लाइगेज इन एसेंशियल एंजाइम दैट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम। यदि डीएनए डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना जरूरी होता है। तो रिपेयरिंग का मतलब ये होता है न्यूक्लियोटाइड जो मिस हो चुका है उसको अगेन क्या करना, जोड़ना, ये काम होता है डीएनए लाइगेज का। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि इसी का काम होता है मॉलिक्यूलर ग्लू का, जो चिपकाने का काम करता है। इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, इसके जो निक नेम है वो दिए गए हैं। इसी को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कह सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू भी कह सकते हैं, या जॉइनिंग एंजाइम भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, जॉइनिंग एंजाइम भी कह सकते हैं आप। ये क्या करता है, इट क्रिएट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी आपने देखा ये क्या बना रहा है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इट फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, जबकि जो डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने के लिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करता है। ये किसका काम है, ये डीएनए लाइगेज का काम है। तो डीएनए लाइगेज जो है कब काम करेगा, इट वर्क आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा उसके बाद जोड़ने का काम किया जाएगा। किसका काम होगा जोड़ने का, डीएनए लाइगेज का काम होगा। इसलिए नीडेड टू मेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना है, तो यदि डीएनए लाइगेज नहीं है तो उसके बिना आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए हमको डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा एल्कलाइन फास्फेटेज। डीएनए लाइगेज समझ में आ गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आ गया। अब हमारा एंजाइम, हम टूल्स पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा टूल्स पढ़ रहे हैं। टूल्स में हमारे एंजाइम्स चल रहे हैं। एंजाइम्स में हमने लाइसिंग एंजाइम देखा, फिर क्लीविंग एंजाइम देखा, फिर क्लीविंग एंजाइम में भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा, डीएनए लाइगेज देखा। अब जो है एल्कलाइन फास्फेटेज, बैकग्राउंड में जो डायग्राम दिख रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एक बैक्टीरिया से हमने क्या किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। ये बैक्टीरिया से क्या लिया, प्लाज्मिड लिया। ये क्या है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। देखिए ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। अब इसका नाम है प्लाज्मिड। अब यदि मान लो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस प्लाज्मिड को कट कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहां पर कट कर दिया। अब कट तो कर दिया, अब इसमें फॉरेन डीएनए को जोड़ना है, आपको फॉरेन डीएनए को जोड़ना है। बाय चांस फॉरेन डीएनए को जोड़ने से पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया ये अगेन आके जुड़ गया, तो मेरा क्वेश्चन ये है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस प्लाज्मिड को कट कर दिया, फॉरेन डीएनए को हमको लाके यहां पर जोड़ना है, लेकिन फॉरेन डीएनए को लाकर जोड़ने से पहले ये खुद ही सेल्फ लाइगेट हो गया। सेल्फ लाइगेशन का मतलब होता है खुद का जुड़ना। ये हो सकता है ये खुद ही यहां पर जुड़ जाए, खुद ही यहां पर जुड़ गया तो वापस से लाइगेशन हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद, कट तो कर दिया, लेकिन ये सेल्फ लाइगेशन भी हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, सेल्फ लाइगेशन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ लाइगेशन। और सेल्फ लाइगेशन का मतलब होता है खुद से ही जुड़ जाना। वो खुद से ही जुड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में मुझे बताइए, क्या आप फॉरेन डीएनए को यहां पर जोड़ पाएंगे, क्या फॉरेन डीएनए को यहां पर ऐड कर पाएंगे, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने इसको सेल्फ लाइगेट करने, सेल्फ लाइगेशन करवा दिया। क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो ये जो फॉरेन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसने कट करने के बाद जो सेगमेंट जो नहीं आ पाया या कुछ टाइम मिल गया तो वो सेल्फ लाइगेट हो गया। लेकिन क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसको रोक सकते हैं सेल्फ लाइगेशन से? तो बिल्कुल रोक सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होता है, हमारे पास एंजाइम है एल्कलाइन फास्फेटेज। क्या नाम है,
एल्कलाइन फास्फेटेज, ये एल्कलाइन जो फास्फेटेज है, ये एल्कलाइन नाम से समझ में आ रहा है, एल्कलाइन पीएच पर काम करता है। और एल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है, फॉस्फेटेज जो नाम का एंजाइम है, ये क्या करता है, रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है, 5' कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको रिमूव कर देता है। तो फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये फॉस्फेट ग्रुप है। इस फॉस्फेट ग्रुप को ये क्या करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को यहां से रिमूव कर देगा और OH जोड़ देगा। मतलब एल्कलाइन फास्फेटेज नाम का एंजाइम क्या करता है, सेल्फ लाइगेशन न हो जाए इसके लिए वो 5' वाले का जो 5' पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको रिमूव कर देता है और OH जोड़ देता है। तो OH जोड़ने से क्या हो जाएगा कि जो लाइगेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज नाम का जो एंजाइम है, वो काम नहीं कर पाएगा और कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी और न ही सेल्फ लाइगेशन हो पाएगा। सेल्फ लाइगेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए बेटा, कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने कट किया तो एंड तो बन गया, डीएनए लाइगेज उसको आसानी से जोड़ सकता है, मतलब सेल्फ लाइगेशन हो सकता है। सेल्फ लाइगेशन से बचाने के लिए हमको एल्कलाइन फास्फेटेज की जरूरत पड़ेगी। एल्कलाइन फास्फेटेज क्या करेगा, जो फॉस्फेट ग्रुप है 5' पर उसको रिमूव कर देगा। तो ये मोस्ट आईएमपी है नीट के हिसाब से, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि एल्कलाइन फास्फेटेज का काम होता है रिमूव 5' फॉस्फेट ग्रुप। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यदि आपने 5' से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया तो लाइगेज नाम का एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और सेल्फ लाइगेशन नहीं हो पाएगा। अब आपका जो डिजायर डीएनए है, जो आपका डिजायर डीएनए है, ये डिजायर जो डीएनए है इसको आसानी से आप जोड़ सकते हो। तो इसी को क्या कहोगे, डिजायर डीएनए, या इसी को आप कह सकते हैं एलियन डीएनए। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो अब हमको लगेगी किसकी, डीएनए लाइगेज की। अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको आसानी से जोड़ देगा क्योंकि इसके पास क्या है, 5' ग्रुप है। तो ये आसानी से इसके पास जोड़ देगा क्योंकि इसके पास 5' है, तो इसके OH से आसानी से क्या कर देगा, वो ऐड कर सकता है। तो डीएनए लाइगेज का काम होता है इस एलियन डीएनए को इस एलियन डीएनए को इस एलियन डीएनए को क्या करना, एलियन डीएनए को क्या करना, इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ना। और कैसे जोड़ेगा, सॉरी, ये डीएनए लाइगेज का काम होता है प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ना, और एल्कलाइन फास्फेटेज का काम होता है सेल्फ लाइगेशन से प्रिवेंट करना। तो क्या आपको एल्कलाइन फास्फेटेज का काम समझ में आया। एल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करता है। कंसेप्ट क्लियर। चले, ये भी एक टूल है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज होता है। चले, तो एल्कलाइन का मतलब वर्क एट बेस्ट द बेसिक पीएच पे काम करेगा। और ऐसा एंजाइम दैट क्या करेगा, दैट रिमूव 5' फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या करता है, 5' ग्रुप पर जो फॉस्फेट होता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जिसके कारण जो होता है सेल्फ लाइगेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। सेल्फ लाइगेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। तो एल्कलाइन फास्फेटेज इज एंजाइम दैट रिमूव रिमूव 5' फॉस्फेट ग्रुप। क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। अगेन ये बात रिपीट हो गई है कि ऐसा एंजाइम जो फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, एंजाइम जो फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है उसको एल्कलाइन फास्फेटेज कहते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की फील्ड में इसका क्या यूटिलाइज है, प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन जो होता है उससे क्या करना, वेक्टर को प्रिवेंट करना। वेक्टर के अंदर सेल्फ लाइगेशन हो सकता है। सो व्हेन प्लाज्मिड वेक्टर इज कट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब प्लाज्मिड वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाएगा, सो इट्स एंड कैन ज्वाइन बैक टुगेदर विदाउट द इंसर्टिंग द डिजायर जी। बिना डिजायर एलएनजीन का वो आपस में जुड़ सकता है, इसलिए इसको बचाने के लिए ये एंजाइम यूज किया जाता है, सेल्फ लाइगेशन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लाइगेशन, खुद का जुड़ना सेल्फ लाइगेशन कहलाएगा। टू प्रिवेंट दिस साइंटिस्ट ट्रीट दी वेक्टर विथ एल्कलाइन फास्फेटेज। और एल्कलाइन फास्फेटेज से आप ट्रीट कर दोगे किसी वेक्टर को तो सेल्फ लाइगेशन से क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अलग अलग एंजाइम जो टूल्स के फॉर्म में यूज हो रहे हैं आरडीएन टेक्नोलॉजी में, उनके जो फंक्शंस हैं वो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चले, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या देख लिया है उसको थोड़ा हम समझते हैं।
चलिए, अभी तक हमने क्या क्या देखा है। हमने टूल्स के बारे में एंजाइम देख रहे हैं। एंजाइम में हमने लाइसिंग एंजाइम के बारे में देखा। हमने क्लीविंग एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम या उसी को कटिंग एंजाइम भी कहते हैं, उनके बारे में भी देख लिया। इनमें एक्सो एंजाइम क्या होता है, इंडो एंजाइम क्या होता है, इनके बारे में भी देखा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाला इंडो न्यूक्लियस नाम के एंजाइम, जिसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने देखा क्या, वो देखा रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। ये दो तरह से कट कर सकता है। ये स्टिकी एंड भी कट करता है, स्टिकी एंड भी बनाता है, और ये ब्लंट एंड भी बनाता है। ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है डीएनए को, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने मिथाइलेज एंजाइम को देखा, जो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम करता है, किसके प्रोटेक्शन को, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। फिर डीएनए लाइगेज क्या करता है, फास्फोडाइस्टर बनाता है, और ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को, 5 डेज कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो क्या आपको टूल्स में बेहतरीन तरीके से आपको इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारा जो टूल्स में एंजाइम वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। कल के लेक्चर में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग और एनसीईआरटी की जो पैराग्राफ्स हैं उनको हमने समझने की कोशिश की है। आज जो है, कल के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, और हाँ, जो डिस्कस करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट जो था वो बच गया था, तो आज इसी लेक्चर में आप उसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज केवल हमने डीएनए लाइगेज के बारे में देखा है और एल्कलाइन फास्फेटेस के बारे में देखा है। तो हमारा टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा एंजाइम वाला पार्ट जो है आसानी से खत्म हो गया है। देखिए, मैं अगर बता दूं, हमने ये वाला पार्ट जो है पूरा खत्म कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वेक्टर होगा और कॉम्पिटेंट होस्ट होगा। तो कुल मिला के हमने एंजाइम वाला पार्ट जो है टोटली क्लियर कर लिया है। चलिए, अब थोड़ा समझते हैं हम किनको, एनसीईआरटी की जो पैराग्राफ्स हैं उनको थोड़ा समझते हैं कि एनसीईआरटी क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए, टूल्स में बात करें, नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगेटिंग द डिस्कशन ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जिसमें हम डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, छेड़खानी करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। तो क्या क्रिएट करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लाइज ओनली फॉर इफ वी हैव द, इफ यू हैव द टूल्स। रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब भी बना पाओगे जब आपके पास क्या है, टूल्स है। विदाउट टूल्स के आप रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये खुद ही एनसीईआरटी बोल रहा है कि बिना रिकॉम्बिनेंट, विदाउट टूल्स यू कैन नॉट क्रिएट दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलिए, अब इसमें क्या यूज हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हो रहे हैं, पॉलीमरेस एंजाइम भी होता है। पॉलीमरेस को मैंने नहीं बताया है, क्योंकि पॉलीमरेस एंजाइम का काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, जो कि क्लोनिंग करवाएगा। और ये ऑलरेडी हम जो डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो था, उसमें ऑलरेडी हम जो है कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। चलिए, अब दूसरा हमने डीएनए लाइगेज की बात कर ली है। वेक्टर हमको पढ़ना है, वेक्टर हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। और होस्ट के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मिड को इंसर्ट किया जाएगा, जिसके अंदर होस्ट क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके अपनी कॉपी को जनरेट करके देगा। चलिए, तो ये बात समझ में गई। तो हम टूल्स में पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देख लेते हैं, जो हमने देखा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो क्या हो रहा है, 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द restricting the growth of बैक्टीरियोफाज। दो एंजाइम थे जिन्होंने बैक्टीरियोफाज के डीएनए की ग्रोथ को क्या कर दिया था, रोक दिया था। वो कौन से एंजाइम था, तो मैंने आपको बताया था 2 एंजाइम। जो बैक्टीरियोफाज के, वर्नर अर्बर के जो एक्सपेरिमेंट था उनमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियोफाज वायरस के डीएनए को तो कट कर देता है, लेकिन खुद के डीएनए को मिथाइलेज से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो 2 एंजाइम थे, इश्चेरिया कोलाई के अंदर वो डिस्कवर किया गया था, वो बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था, वो कौन था, ई कोलाई था। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप, एक एंजाइम ऐसा था जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था और अपने अपने खुद के डीएनए को क्या कर लेता था, प्रोटेक्ट करता था, टू डीएनए। वाइल द अदर कट डीएनए, जो दूसरा था वो क्या करता था, कट करता था, और दूसरे का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये बात आपको समझ गया। द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। इसको बाद में क्या कहा गया, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहा गया। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस हिंट सेकंड मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी क्या है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो पहली बार डिस्कवर किया गया था, तो वो हिंट सेकंड था। दोज फंक्शनिंग
डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मैंने बताया था जिसका हर एक का काम होता है अपना परफॉर्म करने का, वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कई सालों के बाद जो है आइडेंटिफाई किया गया। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो वॉज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर, इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकंड ऑलवेज कट डीएनए molecule at particular point by recognizing specific sequence of the 6 base pair. This specific base pair sequence is known as the recognition sequence for hint second. Hint second जहां से कट करता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है, या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस भी कह सकते हैं हम। चलिए, हिंट सेकंड टुडे इज नोन एज 90s रेस्ट्रिक्टेड टुडे। टुडे जो है हिंट सेकंड टाइप जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डिस्कवर किए गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं, और 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया ईच ऑफ द विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और कई तरह 230 तरह की स्ट्रेन वैरायटी के जो बैक्टीरिया है उनमें ये आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। द कन्वेंशन नेमिंग ऑफ दिस एंजाइम, फर्स्ट लेटर, ये हमने नोमेनक्लेचर देखा था, फर्स्ट जो है कम्स फ्रॉम द जीनस, उसके जीनस का नाम है, और सेकंड जो 2 लेटर है कम्स फ्रॉम द स्पीसीज। इकोलाई के बारे में देखा था जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है, विच दे वर आइसोलेटेड। ये बात को समझा। तो ये एग्जांपल मिली, इको R1 कम्स फ्रॉम द इस्चेरिशिया कोलाई, और RY13 जो है उसकी स्ट्रेन का नाम है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो R इज द derived from the name of R is the derived from the name of strain, ये वैरायटी को बात करता है। जो कि अब नेक्स्ट जो है रोमन लेटर में लिखा हुआ है जो उसके इंडिकेट करता है ऑर्डर को जिसमें वो आइसोलेट किया गया था या डिस्कवर किया गया था, डिस्कवरी की गई थी, या उसका बोल सकते हैं हम आइसोलेशन किया गया था उस बैक्टीरिया से, इसलिए उसके ऑर्डर को नाम को लिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी की लाइन भी हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लासेस ऑफ एंजाइम, वो कौन सा लार्जर क्लासेस है, न्यूक्लियसेस है, क्योंकि न्यूक्लियसेस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला एंजाइम। चलिए, दीज आर द टू काइंड, एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम जो बाहर बाहर से कट करेगा, एंड पर कट करेगा, बात समझ में आ रहा है, बाहर से कट करेगा, और इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो क्या करेगा, एक्सटर्नली कट करेगा। इसके अलावा एक्सो रिमूव दी न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम दी एंड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सो न्यूक्लियस जो होता है वो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम दी एंड ऑफ द डीएनए, वेयर वेयर इंडो न्यूक्लियस मेक द कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन दी डीएनए, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है जिसको हमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम दिया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दिस रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस फंक्शन इंस्पेक्टिंग दी लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है और कहां से कट करना है। सो वंस दी फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix specific point in their sugar phosphate backbone। sugar phosphate backbone को क्या कर देगा, वो कट कर देगा, जो कि हमने इसके पिछले लेक्चर में हमने एक एनसीईआरटी के डायग्राम को रिप्रेजेंट किया था। और उस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस है जहां से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, उसी रिकॉग्निशन साइज को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जिसको आगे से पीछे से पढ़ो, दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब हमने कल मलायलम के बारे में पढ़ा था और नितिन के बारे में पढ़ा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ या बैकवर्ड डायरेक्शन में आओ, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए, ये डायग्राम हमने देखा था कि ये वेक्टर वाला डीएनए था, ये एलियन डीएनए था। वेक्टर के डीएनए को, एलियन डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए को, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो हमको क्या मिला, स्टिकी एंड मिला, और दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, उनको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करके देगा। तो यहां तक का कंसेप्ट जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नाउ डू यू नो व्हाट आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? These are groups of letters to form the same word that read both forward and backward direction। आपको आगे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड, जैसे एग्जांपल के लिए हमने मलायलम की बात की थी, अगेंस्ट द वर्ड ऑफ पैलिंड्रोमिंग। पैलिंड्रोम है बेटा, ये क्या है, पैलिंड्रोम है, इसका मतलब
फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों का क्या सेम मीनिंग होता है, जैसे नितिन के बारे में देखा था, मलायालम के बारे में देखा था। तो ये कंसेप्ट समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। रीड इन द बोथ डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। द पैलिंड्रोमिक in DNA is sequence of the base pair that read same of the two strands when the orientation of reading is kept the same। अब इसको कैसे डायरेक्शन पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन सेम रखेंगे, GAA-TTC, तो इसी डायरेक्शन में आप उसको GAA-TTC रीड करना पड़ेगा। चाहे आपको 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में जाओ तो भी उसका सीक्वेंस सेम होगा, और इधर इस 5 डेज डायरेक्शन में जाओगे तो सीक्वेंस सेम होगा। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जांपल, द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड। 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में होगा तो दिस इज आल्सो ट्रू इफ दे रीड इन द 3 डेज 5 डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आपने 5 डेज से 3 डायरेक्शन में रीड किया, और इस डायरेक्शन में 5 डेज से इस डायरेक्शन, यदि इस डायरेक्शन में यदि इसको काउंट करेंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, रस्टिक्सन एंजाइम कट द स्ट्रेन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है शायद। देखिए, restriction enzyme cut the strand DNA a little away from the center। यदि restriction enzyme कहां से कट कर रहा है, अवे फ्रॉम दी सेंटर से कट कर रहा है, तो ऑफ दी पैलिंड्रोमिक साइड के अवे फ्रॉम कट कर रहा है, नियर बाय कट कर रहा है, तो सेम ऑफ द टू बेसिस ऑफ दी अपोजिट स्ट्रैंड। बात समझ में आ रहा है, अपोजिट स्ट्रैंड में कट कर रहा है, तो दिस लिव सिंगल स्टैंड पोर्शन ऑफ द एंड। ये ओवर हैंगिंग वाला बताया था कि स्टिकी एंड जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से डीएनए को क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस होता है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस होता है, ये आपको देख रहे हैं पिछले डायग्राम में, ओवर हैंगिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, ओवर हैंगिंग वाला पार्ट है। ये क्या है, ओवर हैंगिंग वाला पार्ट है। ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवर हैंगिंग वाला पार्ट है। ओवर हैंग का मतलब होता है एक सिंगल स्टैंड पर नाइट्रोजनस बेस जो है ओवर हैंग है, इससे आसानी से क्या हो सकता है, स्टिकी एंड जो है वो प्रोवाइड हो सकता है। तो इन ईच स्ट्रैंड, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, इसका नेम क्यों ऐसा दिया गया है, तो नेम सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद दियर। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। एक वेक्टर का डीएनए था, एक फॉरेन डीएनए का था, इनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था, तो इसमें भी स्टिकी एंड, इसमें भी स्टिकी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस तरह से इनका नाम दिया गया है। सो दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेटेड द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। यदि स्टिकी एंड से आप कट करते हैं तो डीएनए लाइगेज जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, और दोनों की ज्वाइनिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से होगी, तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी क्वालिटी का जो है प्राप्त होगा। चलिए, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे ज्यादा यूज होता है, वो क्या करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। चलिए, विच आर कंपोस्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ जीनोम। एक प्लाज्मिड का था या एलियन डीएनए बोल सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके बनाया। आप किसी स्पीसीज का भी डीएनए प्लाज्मिड के साथ जोड़ सकते हैं। सो व्हेन कट दिस सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था कि वेक्टर हो या फॉरेन डीएनए हो, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। यदि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया तो ही आपको स्टिकी एंड मिलेगा, एक ही जैसा एंड मिलेगा, जिसको आसानी से आप जोड़ सकते हो। यदि अलग अलग एंजाइम यूज किया, वेक्टर के लिए अलग किया या फॉरेन डीएनए के लिए अलग किया, तो आप आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए, सो रिजल्टिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। यदि एक ही एंजाइम का यूज किया तो दोनों में स्टिकी एंड सेम बनेगा। सो दैट कैन बी जॉइंट टुगेदर, देन टू बी जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है, ये आसानी से उसको क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए, अब चलिए, थैंक यू सो मच। हमने अभी तक अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो एंजाइम यूज होते हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे रिपीट किया है। अब देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम, डीएनए लाइगेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, और इन सभी एंजाइम का जो फंक्शन है हमने विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व किया है। चलिए, आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अब नए टूल्स की तरफ पढ़ेंगे, जो कि वेक्टर होगा और कॉम्पिटेंट होस्ट होगा। तो आज तक का लेक्चर अभी आपको समझ में आया है। अब आपको नोट्स बनाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी के लाइंस जो मैंने अभी रीड की है उसको आपको अगेन एक बार रिपीट करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।